मासूम जी, आप जो देश की राजनीति है उसको किस नजरिए से देखते हैं? कॉमेडी। कॉमेडी के नजरिए से। और मैं तो मोदी जी पर भी बोलता हूँ और नेताओं पर, लगभग सभी नेताओं पर मैंने कोई एक कविता कोई इस तरीके के कोई। चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी, कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूं। कल हम एक ऐसे विशेष कवि सम्मेलन में थे। मेरे जीवन का भी वो पहला ही कवि सम्मेलन था जिसमें सारे श्रोता लठ लेके बैठे थे। अच्छा। जी। और हमारा वहाँ सम्मान भी लठ से किया गया है। जी। टी सीरीज का हमने जिक्र किया हमारे शुरू में ही पॉडकास्ट में। जी, और जी। किस तरीके से आप जुड़े टी सीरीज से और क्या वो किस्सा है जो चर्चित है? मैं जब भी गया 2-3-4 बार, लगभग 6 महीने तक मैंने टी सीरीज के ऑफिस के बाहर से चक्कर, वो वॉचमैन वहीं से भगा देते थे। जैसा हमारा वेशभूषा और ड्रेस कपड़े लत्ते हुआ करते थे, तो वॉचमैन वहीं से भगा देता था। फिर एक दिन मौका पाकर मैं वॉचमैन की नज़र चुरा के अंदर चला गया। देखा तो बगल में सोनू निगम बैठे थे। अरे। और लखबीर सिंह लखा और कुमार शानू, तीनों लोग बैठे थे और इनकी कुछ चर्चा चल रही थी। अंदर मैं पहुंचा जैसे, उन्होंने अपने साथ जो काम करते थे मुकेश तोमर जी, उनको बुलाया तो बोले पहचाने? मुझे ये लगा कि शायद ये कोई तंज कस रहे होंगे मुझ जैसे आदमी को। टी सीरीज के बंदे को बुला के कह रहे हैं कि इनको पहचानते हो क्या? बोला नहीं सर। बोले इनका नाम मुकेश जोशी है। अब मैं भी डर रहा हूँ कहीं बांध के मारेंगे तो नहीं, है क्या करेंगे। पता है अपन ने वो रतवानी जी को बोला था, इंदौर वाले को, अपने डीलर को, कि राइटर हमको चाहिए। और मैंने कहा भाई साहब 6 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ आपकी कंपनी में, वो वॉचमैन घुसने नहीं दे रहा मेरे को। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ऐसा कहा जाता है कि कवि ही वो शख्सियत होती है जो पूरे देश का हाल बयां करती है, राजनीति का हाल बयां करती है अपने हास्य के माध्यम से, अपने व्यंग के माध्यम से और अपनी वीरस की कविताओं के माध्यम से। लेकिन एक कवि का जीवन कैसा होता है? एक हास्य कवि की अगर बात करें तो उनके जीवन में किस किस तरीके की घटनाएं घटती हैं? क्या जिस तरीके की वो हास्य कविता अपने मंच पर करते हैं, क्या उसी तरीके का उनका जीवन होता है या और कुछ? इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए विश्व प्रसिद्ध कवि मुकेश मासूम जी आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका विश्वाण के इस पॉडकास्ट की नई सीरीज में। बहुत 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 धन्यवाद आपका सर, आपने आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जी, तो सबसे पहले जो इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करें, क्योंकि मुकेश मासूम, आपके नाम के अंदर एक मासूम जुड़ा हुआ है और इसके पीछे की क्या कहानी? एक्चुअल कहानी इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा विशेष कहानी नहीं है। यथा नाम तथा गुण। तो हमारे कवि सम्मेलनों की एक परंपरा होती है कि इसमें जब हम जुड़ते हैं तो जो गुरु परंपरा है उसमें एक उपनाम दिया जाता है। तो शायद मेरे स्वभाव को देखकर और मुझे नाम मिला है मुकेश मासूम। जी, मासूम जी, आप जो देश की राजनीति है उसको किस नजरिए से देखते हैं? कॉमेडी। कॉमेडी के नजरिए से? पूरी राजनीति एक कॉमेडी है। अच्छा। मतलब आप पक्ष को देख लो, विपक्ष को देख लो, जिस स्तर की वो लोग आजकल टिप्पणियां करते हैं, बातें करते हैं, उसको सुनकर गुस्सा तो आता ही है, लेकिन उससे पहले हंसी आ जाती है कि इस स्तर के लोग भी अगर जलेबी की फैक्ट्री टाइप की बातें यदि करेंगे तो फिर आप सोचो कि इस देश का भविष्य क्या होगा। तो मैं राजनीति को कभी बहुत ज्यादा सीरियस लेता नहीं हूँ। देखिए आपने अपनी बातों से ना जिक्र कर दिया उस शख्सियत का जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, कि राहुल गांधी जी। आपने जलेबी की बात छेड़ी, तो आपके जो व्यंग होते हैं, जो कविताएं होती हैं, और राहुल गांधी जी से जो आपका जो प्रेम है वो दर्शाता है, वो दिखता है कि इतना प्रेम, इतना अधिक प्रेम, क्या कारण है, क्या वजह है?
नहीं, कारण विशेष कुछ भी नहीं। दरअसल एक किसी भी चीज के लिए, या आपको अगर एक कोई पद मिला है, आप किसी स्थान पर हैं, तो आपको उस पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और उस पद पर बैठकर और अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से वो हास्य व्यंग्य ही रहेगी, उसमें कोई भी सीरियस आपको लेगा नहीं, लेना नहीं। जबकि इतने सारे मुद्दे हैं जी कि वर्तमान सरकार जो काम कर रही है उसमें से अगर चाहें तो आज मैं ऐसे 50 मुद्दे निकाल के दे सकता हूं जिन पे विपक्ष उनको पूरी तरह से घेर सकता है, बावजूद उसके कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो वो जो अंदर एक पीड़ा होती है उसको व्यक्त करने का कवि के पास तो इससे बढ़िया कोई माध्यम हो नहीं सकता। और मैं तो मोदी जी पर भी बोलता हूँ और नेताओं पर, लगभग सभी नेताओं पर मैंने कोई एक कविता, कोई कविता, कोई इस तरीके के कोई मेरी वो जो जिसका आपने जिक्र किया है, मैं वही आपको सुना देता हूँ कि चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी, कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूं। तो ये बहुत ज्यादा वायरल हुई है मेरी ये रचना जी। अभी चुनाव आ रहे हैं, देखिए दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, और जब भी चुनाव आते हैं तो कवियों को एक बहुत बड़ा टॉपिक मिलता है कि आप अपनी बात रख पाते हैं, देश की जो राजनीति है उसका हाल आप बयां कर पाते हैं। तो अभी किस तरीके बिल्कुल एक हास्य कवि को जितना एक रिपोर्टर, एक पत्रकार जितना एक्टिव होता है उससे कम कवि भी नहीं रहता है, क्योंकि हमें भी सारे विषय कब किसने कहा क्या कहा, क्योंकि कॉमेडी हास्य जो है वो त्वरित वाला विषय होता है और आपको करंट मुद्दों को लेकर ही चलना पड़ता है। तो अभी जैसे चुनाव आए हैं, तो चुनाव में अगर केजरीवाल कुछ कहेंगे तो वो अपने किस अंदाज में कहेंगे कि 10 साल से पागल बना रखा है, वो 10 साल से कब्जा जमा रखा है, हमने दिल्ली में सिक्का जमा रखा है, पंजा न भाजपाई सबकी करी सफाई, कहता है झाड़ू वाला बस यही, मेरे जैसे तो मिलेंगे हम नहीं, मेरे जैसे तो मिलेंगे हम नहीं। क्या बात है, बहुत शानदार जी। तो बस वो वहीं कहीं ना कहीं निकल आता है, दिखता है। अच्छा मासूम जी, जब बात चल रही है राजनीति की, तो मैं राजनीति से ही जुड़ा हुआ जो अगला सवाल है वो मेरा होने वाला है कि जो कवि होते हैं, खासकर हास्य कवि हैं, तो उनका जो टारगेट रहता है वो राजनेता होते हैं या फिर पत्नी होती है। राजनेता तो ठीक है, जब आप पत्नी पर कविता करते हैं और पत्नी पर हास्य व्यंग करते हैं, पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी एक बार शादी हो चुकी है। अच्छा, धोखे से? जी। तो जब आप पत्नी पर कविता करते हैं, पत्नी जी पर, और उसके बाद क्या ख्याल आता है आपको जब आप घर की तरफ रुख करते हैं? नहीं, थोड़ा सा डर तो बना रहता है जी। लेकिन पत्नी को भी ये पता है कि ये जो कमा के ला रहे हैं ये मेरे ही नाम से है, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता। और अब वहाँ 50-50 हो जाता है। हाँ, और फिर फाइनली वो कमाई वही जानी होती है, उन्हीं के हाथ में ले जाके देना है जी। तो उनको भी ठीक है। बाकी ये हास्य व्यंग्य की बात हुई। दरअसल मेरे मानने में ये है कि हास्य सबसे उम्दा वो होता है, सबसे उच्च कोटि का हास्य वो होता है जो हम अपने पे स्वयं पे करें जी। अगर हम किसी और पर हास्य करेंगे वो तो हास्य नहीं होगा, वो परिहास हो जाएगा। कवियों की लेकर जब बात करते हैं, अगर कभी प्रोफेशन आपको बनाना है, अगर आपको कहना है कि हाँ मेरा जो पेशा है वो कविता करना है, तो वहां पर मन में जो, खासकर अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, नए युवाओं की बात करूं, तो ये ख्याल जरूर आता है कि क्या
हम इसको एज अ प्रोफेशन बना सकते हैं, तो क्या इसमें इतनी कमाई है, क्या इतना वजूद है कि हम इसको एज एन प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं? मतलब आप यदि इसको अपनी जीविका के लिए प्रारंभ करना चाह रहे हो या सोच रहे हो तो ये बहुत मुश्किल है। आप इसमें बहुत लग्जरीज लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको साथ में कुछ बैकअप चाहिए जी। आप सीधे सब कुछ छोड़ के इसमें आ जाना वो कोई बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात या है प्लान नहीं, भी, क्योंकि हाँ एक प्लान भी आपके पास होना चाहिए हमेशा। जी जी। मासूम जी, बात करें अगर, जब आपने बात कर ली कि चार्टेड अकाउंट, चार्टेड प्लेन की और बाकी की जो लग्जरी लाइफ की जो बात कर रहे हैं, और फिर वहाँ गिने चुने जो कवि हैं उन्हीं का ही नाम आता है, बहुत ज्यादा इतनी संख्या नहीं है बिल्कुल, कि हम उदाहरण उनका दे सकें। लेकिन इसी के साथ यंग जो जनरेशन है और उनकी जो पसंद है वो पसंद रहती है स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ, और कहीं ना कहीं इसको कंपेयर भी किया जाता कवि सम्मेलनों से। तो क्या दोनों में फर्क क्या है, और क्या जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो हावी हो रही है कवि सम्मेलनों पर, या किस तरीके से आप दोनों को देखते हैं? नहीं देखिए, कवि सम्मेलन और स्टैंड अप कॉमेडी दोनों बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। लोगों को बाहर से देखने में भले ही वो लगती हैं कि ये दोनों एक हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे दूध को जमा कर मथने के बाद उसमें से जो नवनीत निकलता है, जो मक्खन निकलता है, वो कविता है, और जो मट्ठा बचता है वो स्टैंड अप कॉमेडी है। क्या खूब उदाहरण दिया तो आपने। ये दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। हालांकि लोगों को बाहर से ये ऐसा लगता है कि दोनों ही एक ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी में आगे आए हैं। हाँ, हाँ। लोग अभी रुचि भी रख रहे हैं उस तरीके का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टैंड अप कॉमेडी अपनी जगह पर है और उसका अपना अलग मुकाम है, उसके अपने अलग श्रोता हैं, ऑडियंस हैं। लेकिन कविता के भी अपने अलग श्रोता हैं, और कविता और स्टैंड अप कॉमेडी को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता था। अब एक कविता लिखने के लिए कवि को कितना कष्ट होता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है जी, वो केवल वो ही जानता है। और उसके बाद भी महीनों तक कभी कभी एक एक लाइन नहीं बन पाती है जी। और वही स्टैंड अप कॉमेडी में आप कहीं भी किसी का भी कुछ भी उठा के और कहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। जी। दोनों मासूम जी, बहुत अंतर है। बात करें अगर, जैसे एक कवि का जो परिश्रमिक कहा जाता है, या फिर कवियों की भाषा में मैं बात करूं तो लिफाफा लिफाफा बिल्कुल बड़ा चर्चित है। तो ये लिफाफा किस तरीके से मिलता है और कितना क्या रहता है इसका, कुछ कैसे आप पता कैसे करते हैं? क्योंकि लिफाफा खोले बिना मैं देखता हूं कि कभी जो है वो मंच पर पता कर लेते कि हाँ क्या पेमेंट है। नहीं, दरअसल ये सारी चीजें पहले तय हो जाती हैं। जी। तो चूंकि कवि सम्मेलन में आपको आमंत्रित किया है, तो उससे पहले जब तारीख डिसाइड होती है, टीम डिसाइड होती है, उस समय एक बजट होता है, वो भी तय हो जाता है। और एक बार जब बात हो जाती है तो फिर उसके बाद बहुत कम ऐसा होता है कि आपसे जो कमिट किया है उससे ज़्यादा कम हो, तो इतना विश्वास होता है, इसलिए उसको बिना देखे रख लिया जाता है। तो आपका हाईएस्ट कितना रहा? क्या लिफाफा जो रहे या पेमेंट, या आप का ना करके मैं बात करूं अगर एक हाईएस्ट पेमेंट एक कवि का, देखिए हाईएस्ट पेमेंट में तो अभी सबसे ज्यादा डॉक्टर कुमार विश्वास ले रहे हैं, वो 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक कार्यक्रम का अपने से। और नीचे में आप 2, 4, 5 हजार रुपए तक भी लोग अवेलेबल हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 5,000 से लेके तो 25 लाख तक जी कवियों की एक रेंज है। आपके बजट के ऊपर है किस तरीके का अफोर्ड करते हैं। जी। एक घटना मुझे याद आती है। मैं हाईएस्ट पेमेंट मुझे जो मिला वो मैंने मांगा ही नहीं था मेरे जीवन में। तो वो एक बड़ी रोचक घटना है जी। पिछले वर्ष की बात है। मुझे एक दिन कॉल आता है, मुकेश मासूम जी बात कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर रहे हैं सर हम एक कवि सम्मेलन करवाना चाहते हैं दिसंबर में। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएंगे सर, और आपको आमंत्रित करना चाह रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएंगे।
सर आपका पारिश्रमिक क्या होता है? हमने कहा दूसरा सवाल यही होता है उसके बाद। हमने कहा कहाँ आना है? मैंने कहा उत्तर प्रदेश। सामान्यतः जो होता है मेरा, मैंने वो उन्हें बता दिया। मैंने कहा इतना लेता हूँ मैं, इतना लगेगा जी। उन्होंने कहा ये कम है यार। मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। मतलब मेरे साथ क्या, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जनरली होता यह है कि लोग कहते हैं कि ज्यादा है थोड़ा कम कर लो। जी। पहली बार किसी ने मुझे कहा कि यार ये कम है, तो मुझे डाउट हुआ। मुझे लगा हो सकता है कोई तंज कस रहा हो या कोई मजाक कर रहा हो, फिरकी ले रहा हो मेरी। सो मैंने भी उसी अंदाज में कह दिया। मैंने कहा फिर आप ही बता दीजिए आपको जो देना हो। बोला हम आपको 51,000 रुपये देंगे। जी। तो मैंने जो बताया उससे जस्ट डबल। फिर कंफर्म हो गया था कि ये तो खाली मजाक ही है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जी। तो उन्होंने कहा आपकी तारीख खाली है? मैंने कहा हाँ खाली है। ठीक है हम बताते हैं आपको। मैंने कहा हो ठीक है। ऐसे आते हैं फोन, इतना कोई लोड लेना। और इस तरह की अगर बात करी तो मेरे तो जहन से बिल्कुल वो बात निकल ही गई जी। और भूल भी गया था मैं। लगभग 8 से 10 दिन के बाद मेरे अकाउंट में 11,000 रुपये क्रेडिट होते। मैंने अकाउंट देखा, मैंने कहा ये पेमेंट कहाँ से आया है? अननोन था, मुझे कुछ वो भी नहीं था, कोई खबर भी नहीं है। उनका पता नहीं, हो सकता है किसी का आ गया हो। शाम को व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर आपको बुक कर लिया गया है और ये आपका शाइनिंग अमाउंट डाल दिया है इसमें। कई बार इस तरह के भी किस्से होते हैं। अच्छा मासूम जी, जब ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे तो जो आप वो लठ का जिक्र कर रहे थे कल के कवि सम्मेलन में ही, तो वो क्या किस्सा रहा कल का? किस तरीके की? नहीं एक्चुअल हुआ क्या है, ये जो लठ है जी, कल हम एक ऐसे विशेष कवि सम्मेलन में थे। मेरे जीवन का भी वो पहला ही कवि सम्मेलन था जिसमें सारे श्रोता लठ लेके बैठे थे। अच्छा। जी। और हमारा वहाँ सम्मान भी लठ से किया गया है। जी। दरअसल दिल्ली में अभी पंडित नमन शर्मा जी करके हैं, उन्होंने एक हिंदू संगठन का गठन किया है और ये प्रयास किया है उन्होंने यहाँ से कि हम हर घर लाठी अभियान चलाएं और कम से कम एक लाठी हर व्यक्ति के घर में, हर हिंदुत्व के घर में जी। हो। और उस उपलक्ष्य में उन्होंने ये कवि सम्मेलन रखा गया था, तो वहाँ गए और ये लाठ वहाँ से हमें मिला है। जी। ऐसा और कोई विशेष वो नहीं है इसका। जी। तो मासूम जी, टी सीरीज का हमने जिक्र किया हमारे शुरू में ही पॉडकास्ट में। जी, और जी। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप जुड़े टी सीरीज से और क्या वो किस्सा है जो चर्चित है। जी। दरअसल मैं बहुत छोटे से गांव खाते गांव से निकला हूँ और मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि मैं इंदौर चला गया था 97-98 में। इंदौर में कुछ म्यूज़िक कंपनी के साथ काम किया और वहाँ से एक मेरा ऑडियो कैसेट रिलीज़ हुआ और वो उस दौर में बहुत चला। वो साईं अमृत धारा, कबीरदास जी के दोहों पर वो एक कैसेट था। वो कैसेट कहीं से टी सीरीज़ पहुँचा। टी सीरीज़ वालों ने जहाँ कंपनी में संपर्क किया इंदौर, और उन्होंने कहा कि ये राइटर कौन है, ये हमें चाहिए। उस समय कोई मोबाइल वगैरह इतने हुआ ही नहीं करते थे, इतने क्या थे ही नहीं मोबाइल, तो खबरों का कोई संचार का कोई माध्यम था नहीं। और उसी दौर में मुझे भी मुंबई जाने की एक ललक थी। मैं बॉम्बे पहुंचा और उस समय म्यूज़िक की सबसे बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी टी सीरीज़ म्यूज़िक। तो मैं जब भी गया 2-3-4 बार, लगभग 6 महीने तक मैंने टी सीरीज़ के ऑफिस के बाहर से चक्कर, वो वॉचमैन वहीं से भगा देते थे। जैसा हमारा वेशभूषा और ड्रेस कपड़े लत्ते हुआ करते थे, तो वॉचमैन वहीं से भगा देता था। कुछ दिन मैंने संस्कार टीवी में काम किया, संस्कार चैनल में। और फिर एक दिन मौका पाकर मैं वॉचमैन की नज़र चुरा के अंदर चला गया। तो अंदर जैसे ही गया, फर्स्ट फ्लोर पे अजीत कोहली जी जो टी सीरीज़ के जनरल मैनेजर अभी भी हैं, वो सीधा उनके ऑफिस में जाके खड़ा हूँ। देखा तो बगल में सोनू निगम बैठे थे। अरे!
और लखबीर सिंह लखा और कुमार शानू, तीनों लोग बैठे थे और इनकी कुछ चर्चा चल रही थी। अंदर मैं पहुंचा जैसे, मैंने कहा सर नमस्ते। वो सरदार हैं वो अजीत कोहली जी। हाँ बोलो। मैंने कहा सर मैं राइटर हूँ और गाने लिखता हूँ, मेरे कुछ कैसे। हाँ ठीक है, बाहर वो मुकेश तोमर के पास नंबर लिखवा दो। मैंने भाई साहब चाय पीने के पैसे नहीं मेरे पास, मोबाइल नंबर कहाँ से लिखवा दूँ। बोले ठीक है हम बताते हैं आपको। इतनी देर में मेरे पास जो थैला था, उस थैली में मेरे इंदौर में जो काम किया था वो एल्बम्स वगैरह सब रखे थे, मैंने ऐसे करके और उनके टेबल पे डाल दी सारी कैसेटें। इत्तेफाक से वो कैसेट सीधा नजर आया उनको, तो उन्होंने उठाया और वो साईं अमृत था ना। बोले ये तुमने लिखा है? मैंने कहा। पीछे देखा उन्होंने, मुकेश जोशी। अरे बैठो बैठो। फिर मुझे बैठाया वहीं पे सीट पे। उन्होंने अपने साथ जो काम करते थे मुकेश तोमर जी, उनको बुलाया और बोले ये मुकेश जोशी हैं। तो उन्होंने भी सहज नमस्ते कर लिया, मैंने भी नमस्ते कर लिया। तो बोले पहचाने? अब मुझे ये लगा कि शायद ये कोई तंज कस रहे होंगे, मुझ जैसे आदमी को टी सीरीज के बंदे को बुला के कह रहे हैं कि इनको पहचानते हो क्या? सो बोला नहीं सर। बोले इनका नाम मुकेश जोशी है। अब मैं भी डर रहा हूँ कहीं बांध के मारेंगे तो नहीं, है क्या करेंगे। मतलब अपनी कल्पना से परे था वो। मुझे नहीं पता कि ये लोग भी मुझे ही ढूंढ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड हाँ अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ पूरा मामला। सो उन्होंने कहा कि ये कैसेट जो है साईं अमृत थारा, ये इसी ने लिखा है। पता है अपन ने वो रतवानी जी को बोला था, इंदौर वाले को, अपने डीलर को, कि राइटर हमको चाहिए। और मैंने कहा भाई साहब 6 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ आपकी कंपनी में, वो वॉचमैन घुसने नहीं दे रहा मेरे को। उन्होंने तुरंत बुलाया वॉचमैन को। बोलो क्यों? अरे सर बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे। तो आज के बाद ये जब भी आए कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, सीधे मेरे से आके मिलेंगे। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ भगवती, माँ सरस्वती ने कुछ थोड़ा बहुत जो दिया है, तो देश की इतनी बड़ी कंपनी अगर इतना सम्मान मिल रहा है। फिर उन्होंने मुझे उस समय चाय नाश्ता करवाया और फिर उनके साथ मैंने काफ़ी 5-7 एल्बम किए और सब बड़े हिट रहे माँ भगवती की कृपा से। कुछ गीत जो आपके द्वारा दिए गए हैं, चाहे वो टी सीरीज में हो या फिल्म इंडस्ट्री में हो, तो कुछ बता दीजिएगा हमको। हाँ ऐसे तो हैं तो बहुत सारे गीत, लेकिन एक गीत जो मेरा बहुत प्रसिद्ध हुआ विश्व स्तर पे, पंखीड़ारे उड़ के जाना पावागढ़ रे, जो दांडिया गरबा नवरात्रि में अपन पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं। उस गीत की कहानी ये है कि ये एक ट्रेडिशनल गरबा गुजराती हुआ करता था जी। और मुझे इसको हिंदी ट्रांसलेट करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि इस गीत में कुछ नए अंतरे लिखने हैं और इसको अपन हिंदी में रिलीज करेंगे। उस गीत को मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया और उसके बाद वो इतना चला, इतना हिट हुआ कि पूरे विश्व स्तर पर आज उस गीत की महिमा आप देख ही रहे हो। देखिए इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करें, एंड करें इसका, तो उससे पहले मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि देखिए जिस तरीके की हम हिंदी कविता और हिंदी की हम बात करते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा कही जाती है जी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से उसकी जो स्थिति है बड़ी दयनीय होती जा रही है। बिल्कुल। तो इस स्थिति को लेकर आपका क्या नज़रिया है और आप क्या ख्याल रखते हैं अपने, और किस तरीके से हम इसको बेहतर कर सकते हैं? देखिए हिंदी की जो स्थिति है निश्चित रूप से बहुत दयनीय स्थिति है और इसको कहने में बिल्कुल भी मैं संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखी है परिस्थितियां। आज हमारे बच्चे तो ठीक हैं, जो टीचर हैं उनको 100 तक हिंदी में गिनती नहीं आती। ये भारत की स्थिति है। तो अब हिंदी की अपन और क्या अपेक्षा, क्या बाकी तो कहीं किसी से क्या अपेक्षा करें। तो कुछ पंक्तियां मुझे
जो मैं अक्सर अपने कार्यक्रम में या कवि सम्मेलनों में कहता हूं कि जब से होश संभाला है बस भाग रहे हैं। जब से होश संभाला है बस भाग रहे हैं। कौन कहां कितने पानी में आंक रहे हैं। जब से होश संभाला है बस भाग रहे हैं। कौन कहां कितने पानी में आंक रहे हैं। और देश के रक्षक ही ना देश बेच डाले, बस इसीलिए हम रात रात भर जाग रहे हैं। क्या बात, बस इसीलिए हम क्या बात, रात रात भर जाग रहे हैं। जी। तो मुकेश मासूम जी, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत आभार।